हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है डेटा सफिशिएंसी की आज हमारी ये चौथी क्लास है। 3 क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में आपसे हर टॉपिक, रीजनिंग में हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। जो लोग नए जुड़े हैं भाई, जो लोग पहले उन तीनों क्लास को लगातार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनको सारी चीज़ें पता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं उनको जो है क्वेश्चन के द्वारा मैं समझाऊंगा कि आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि P Q R S and T, P Q R and S are sitting around a circle facing the center who is to the immediate right of Q। P Q R और S केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। Q के ठीक दाएं कौन है? अब देखिए, पहला आपको दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है R is between P and S, R P और S के बीच में है। दूसरा दिया गया है S is to the immediate right of R, यस R के ठीक दाएं हैं। अब आपको यहाँ पे जो आंसर देना है वो A B C D E में देना है। A कब देना है? सेकेंड अलोन इज सफिशियंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट। सेकेंड अकेले पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर आपको तब देना चाहिए इस प्रकार से अगर आपका आता है, ठीक है, तो आंसर आपको क्या देना है? ए। अब यहाँ पे जो दिया कि सेकेंड अलोन इज सफिशियंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट, तो आपको यहाँ देखो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब यहाँ पर आपसे जो ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, ठीक है ना, इसका आंसर अगर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से आ जाता है, सेकंड को आपको जो है यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप यहां पर किसको देंगे? बी वाले को। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। मतलब पहला जो फर्स्ट अकेले पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। अब अगर आपका केवल सेकंड से आ जाता है, ठीक है ना, केवल सेकंड से आ जाता है, फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप क्या आंसर देंगे? ए वाला, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर? अब देखो, अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट से भी आंसर आ जाए और आपका सेकंड से भी आंसर आ जाए, ठीक है ना। फर्स्ट से भी अकेले आंसर आ जाए और सेकंड से भी अकेले आंसर आ जाए, तो आप किसको आंसर देंगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। या तो आप फर्स्ट ले लीजिए या तो आप सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हो सकता है दोनों को मिला करके आंसर निकले, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो है मिला ले तब हमारा इसका आंसर निकल आए। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ और सफिशिएंट, दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और हो सकता है कि दोनों को मिला करके भी आपका आंसर ना निकले, तो आप फिर किसको यहां पे देंगे? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है। तो अब अब यहां पर देखो, जो लोग पहले जो है डेटा सफिशिएंसी क्लास को पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हमें कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनकी भी सारी चीजें क्लियर हो गई कि अभी हम, अब देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया सर्कल अरेंजमेंट से। किससे पूछा गया है? ये टॉपिक है सर्कल अरेंजमेंट। अब सर्कल अरेंजमेंट पे आपको निकालना है कि जो है क्यू के ठीक दाएं कौन है। तो अब आपको पता है कि अगर लोग सर्कल में बैठते हैं, और उनका चेहरा सेंटर की ओर है और चेहरा अगर सेंटर की तरफ है, तो लेफ्ट राइट आप कैसे लेंगे? तो आपको पता है कि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में उस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्लॉकवाइज में व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में व्यक्ति का आप राइट लेंगे, ठीक है ना। कब? जब सबका चेहरा कहाँ होता है? सेंटर की ओर होता है। क्लियर? अब जरा इसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। तो केवल सबसे पहले फर्स्ट लीजिए, केवल पहले
पहले के आधार पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, अगर हम केवल फर्स्ट को लेके बनाते हैं डायग्राम को, तो क्या दिया गया है कि R इज बिटवीन P एंड S। फर्स्ट में केवल इतना दिया गया है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 एंड 4, और फर्स्ट में दिया गया R इज बिटवीन P एंड S। अब देखो R को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, इन चारों जगह में आप कहीं, चूंकि सर्कल की बात है तो आप इन चारों में से कहीं भी R को बैठा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने R को यहां पे बैठा दिया। अब R P और S के बीच में है, तो अब एक चीज बताइए, मैं P को यहां बैठा सकता हूं, S को मैं यहां बैठा सकता हूं, मैं चाहूं तो P को यहां बैठा सकता हूं, मैं चाहूं तो S को यहां बैठा सकता हूं। तो केवल क्या फर्स्ट के द्वारा मैं आंसर निकाल पाया? भाई P और S की मेरी स्थिति ही क्लियर नहीं है, ठीक है ना। Q आपका यहां पर आएगा, Q तो यहां पर आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि S और P यहां पर बैठेंगे। अब Q के दाएं, तो Q के दाएं S होगा कि P होगा, केवल फर्स्ट से तो नहीं निकल पा रहा। जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दिया है कि S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, यस R के ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस सेकंड स्टेटमेंट को भी ले लिया, तो सेकंड में क्या है कि S की एग्जैक्ट स्थिति, एक क्लियर स्थिति दी गई है कि S कहां पर बैठेगा, S बैठेगा जो है इमीडिएट राइट ऑफ R। तो अगर मैं सेकंड को भी इसमें लेके चलता हूं, अगर मैं सेकंड को भी इसमें मिला देता हूं, तो मुझे S की स्थिति क्लियर पता चल जाएगी कि नहीं, S अब यहीं पर बैठेगा, ठीक है ना। S की मुझे क्लियर स्थिति मालूम चल जाएगी कि यस जो है यहां पर बैठेगा, क्योंकि यस जो है आपका इमीडिएट राइट ऑफ किसके है, R। तो राइट किधर होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यस यहां हो जाएगा, तो P यहां हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट से हमको पता था कि R P और S के बीच में है, तो Q तो यहां पे आ गया, क्लियर हो गया। सेकंड से हमें पता चला कि S की स्थिति R के ठीक दाएं है, तो दोनों को मिल करके जो है, दोनों स्टेटमेंट जब हमने मिला दिया तो हमारा आंसर निकल आया। और यहां पे पूछा गया Q के ठीक दाएं कौन है, तो Q के ठीक दाएं कौन आ गया, आपका P आ गया। कौन आ गया, P आ गया। तो दोनों को मिला करके आंसर निकला। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशिएंट, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। जब दोनों को हम मिला देंगे तभी आंसर हमारा निकल पाया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। तो समझ में आया किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है ना भाई। जिस भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि पूरी रीजनिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से यहां पर पूछे जा सकते हैं। कोई नहीं कि नहीं यहीं पर केवल सर्कल अरेंजमेंट आएगा या सर्कुलर अरेंजमेंट से ही पूछे जाएंगे, लाइन से भी पूछे जा सकते हैं। भाई अरेंजमेंट में आपका 3 प्रकार होता है, सर्कल, लाइन और आपका रेक्टेंगल। क्वेश्चन आपका तीनों में से किसी से भी आ सकता है, रैंकिंग से आ सकता है, आपका जो है डायरेक्शन से आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से आ सकता है, ब्लड रिलेशन से आ सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है, जो आपको बाकी क्वेश्चन दिया जाएगा और बाकी जो 2 आपको स्टेटमेंट 2 या 3 जो भी दिए जाएंगे, उनके आधार पे आपको बताना है कि आंसर निकल पाएगा कि नहीं। तो समझ में आया किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो फिर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए भाई क्या आएगा। P, Q, R, S and T are sitting around a circle facing towards its center. Who is second to the right of P? P, Q, R, S और T एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P के दाएं से दूसरा कौन है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया आपका, R is to the immediate left of T and second to the right of S. R T के ठीक बाएं है और S के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सेकंड में आपका Q is to the immediate right of S and third to the left of P. Q S के ठीक दाएं और P के बाएं तीसरा है। अब आपको बताना है कि A, B, C, D, E में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं।
क्या कितने लोग हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। 5 लोग हैं तो सबसे पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। हम केवल फर्स्ट की बात करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस प्रकार से, 5 लोगों को ऐसे 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। क्लियर? अब जरा यहाँ पे जरा पढ़िए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है कि R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ S, ठीक है ना। जो अब R को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना। R को इन 5 जगह में आप कहीं भी बैठा दीजिए, आपका एक वही डायग्राम बनेगा, आपका बिल्कुल भी जो मैं बना रहा हूं उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि नहीं अगर यहां बैठाऊंगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, क्या आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे R को बैठाया तो R T के ठीक बाएं हैं, तो बाएं तो होगा तो यहाँ पे T बैठेगा, क्योंकि यही तो आपका लेफ्ट होगा, ठीक है ना। लेफ्ट तो यही होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट मतलब चूंकि लेफ्ट का कैसा होता है क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट लेते हैं, तो यहाँ पे आपका R बैठ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ S। S के दाएं से दूसरा, दायां तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो 1 2 यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे यस होगा। यस के दाएं से दूसरा है तो 1 2, तो यहाँ पे यस हो गया। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति और बचे, हमारा जो है R T S तो रख गया, लेकिन P और Q बचे, तो P को यहाँ रखें कि P को यहाँ रखें, क्लियर नहीं है। यहाँ पे Q को रखें कि यहाँ पे Q को रखें, अभी आपका P और Q की स्थिति क्लियर ही नहीं हो पा रही केवल फर्स्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर P के दाएं दूसरा कौन है ये निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे P आएगा तो दूसरा का आंसर आएगा, यहाँ पे P आएगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा। तो अब जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। Q S के ठीक दाएं और P के बाएं तीसरा है। तो देखो सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, आपको Q की स्थिति एकदम क्लियर दी गई है। Q की स्थिति क्लियर दी गई है। Q को क्या दिया है कि Q जो है वह S के ठीक दाएं, Q जो है S के ठीक दाएं और P के बाएं तीसरा है। तो ठीक दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यही तो होगा ठीक दायां, ठीक है ना। और P के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो P हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, देखो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, तो P यहाँ तो Q यहाँ, तो सारा का सारा अरेंजमेंट बन गया। अब P और Q की स्थिति एकदम क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा था कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो आपने कहा कि P के दाएं दूसरा 1 2, आंसर क्या आएगा Q आएगा। तो P के दाएं दूसरा कौन आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल आया। अब आंसर जो निकल आया वो दोनों को मिला करके निकला, आंसर जो हमारा निकला वो दोनों को मिला करके निकला। तो दोनों को जब मिला कर निकला तो कौन सा आंसर आएगा बताइए जरा। ABCD में तो आपने कहा E आएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। क्लियर है, समझ में आया कि किस प्रकार से हमें करना है। आसान बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ टॉपिक है, बहुत आसान है, बस आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे सर्कल अरेंजमेंट हमें नहीं आता तो हमें यही नहीं क्लियर होगा कि हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपको जो है, अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन ही आप पढ़ लेते हैं तो भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको सारे टॉपिक आते हैं तो फिर और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, क्या आएगा आंसर। P Q R S and T are sitting around a circular table facing towards the center. Who among them is sitting to the immediate right of R? P Q R S और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कौन R के ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, Q is sitting between P and T and T is sitting to the immediate right of S। Q P और T के बीच में बैठा है और T S के ठीक दाएं है, ठीक है। दूसरा है Q is second to the left of R,
एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। क्यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है और एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो हमने यहाँ पे अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल खींचा है ऐसे और 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। अब जरा हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि Q इज सिटिंग बिटवीन P एंड T। तो आप Q को कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो। मैंने यहाँ बैठा दिया, तो Q P और T के बीच में है। तो आपने कहा अब देखो P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है, लेकिन होगा यहीं पर, इतना क्लियर है। P या T में से कोई भी यहाँ पर, मतलब P और T की अभी एग्जैक्ट स्थिति हमें क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि होगा यहीं पर। आगे देखो क्या दे रहा है, और T S के ठीक दाएं है एंड T इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, ठीक है। अब देखिए यस T, जो T है वो यस के ठीक दाएं हैं। अब आपको ये भी क्लियर है कि P और T तो यहीं बैठेंगे, तो यस या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, 2 जगह है मेरे पास। अगर मैं यस को यहां पर बैठाता हूं, अगर मैं यस को यहां पर बैठाता हूं तो T मेरा यहां पर बैठेगा, और T अगर मेरा यहां पे बैठेगा तो वह यस के ठीक लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में नहीं होगा। अगर मैं यहां पे T को बैठाऊंगा तो क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो तुरंत यहां पे T आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है T तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ बैठाएंगे तो लेफ्ट में आएगा और यहाँ पे T आ नहीं सकता। तो आपने कहा रुकिए कोई समस्या नहीं है, अभी समस्या का समाधान है हमारे पास, समस्या का समाधान है हमारे पास, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यस को बैठाया, यस को यहाँ पर बैठा दिया, तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका T आ जाएगा, यहाँ पे आपका T आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका T आ जाएगा, तो P यहाँ पे आ जाएगा। T और P की स्थिति क्लियर हो गई। तो एक बंदा कौन बच गया भाई, P Q R, R बच गया। तो R को आप यहाँ पे रख दीजिए, R को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो केवल पहले से तो आ गया, केवल फर्स्ट से पहले से निकल आया। Who among them is sitting to the immediate right of R? तो R के ठीक दाएं कौन बैठा है, यस बैठा है, केवल पहले से तो निकल आया। अब जरा सेकंड को चेक करिए, क्या केवल सेकंड से, क्या केवल दूसरे से निकल आएगा क्या आंसर, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं भाई, जरा दूसरे को चेक कर लेते हैं, क्या केवल दूसरे से निकलेगा क्या। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा सेकंड को पढ़िए, क्या कह रहा है कि Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। Q को आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो 1 2 R यहाँ पे होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में ही तो लेफ्ट होता है। एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, और Q S के राइट में कितना है, दूसरा है, दाएं दूसरा है, तो 1 2 यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। Q जो है R के बाएं दूसरा है और S के दाएं दूसरा है, तो R के बाएं दूसरा तो यहाँ पे R हो जाएगा, तो 1 2, और S के दाएं दूसरा तो 1 2, तो यस यहाँ बैठेगा, R यहाँ बैठेगा, तो R के ठीक जो है दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ से निकल आया S। R के ठीक दाएं कौन बैठा है, S। अगर आप कोई भी कंडीशन बनाओगे तो भी आपकी यही आंसर यही आएगा, चाहे बना के देख लीजिए, मैं आपको देखो दिखाता हूँ कैसे। अगर आप सपोज करो आपने यहाँ पे नहीं, Q को कहीं और बैठाया, Q को आपने यहाँ बैठा दिया, तो 1 2 यहाँ पे R हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे यस हो जाएगा, तो भी तो R के ठीक जो है दाएं कौन बैठेगा, आपका S ही तो बैठेगा। तो केवल से भाई जो क्वेश्चन आपसे देखो, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि हम दोनों का प्रयोग करें, ठीक है। अब देखो जब हमने अब यहाँ पे P और T की स्थिति क्लियर हुई क्या, नहीं, तो P और T से हमें मतलब भी नहीं है, चूंकि हमको मिल गया कि R के ठीक दाएं कौन है।
यहां पे क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि टी और पी, क्योंकि आर के ठीक दाएं, अब यस की स्थिति दो बन रही थी, या तो यस यहां जाता या तो यस यहां जाता, ठीक है ना। तो वहां पर जो है टी और पी की स्थिति क्लियर करना हमें जरूरी था, लेकिन यहां पर हमें टी और पी की स्थिति क्लियर करना जरूरी नहीं है। तो केवल दूसरे से भी आपका आंसर निकल आएगा कि आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो केवल दूसरा भी अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? यहां पे आइदर आर आ जाएगा, या तो आप केवल पहला ले लीजिए या तो आप केवल दूसरा ले लीजिए, और उनसे आप अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। केवल पहले से भी आंसर निकाल सकते हैं, केवल दूसरे का भी प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड आर इज सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। A, B, C, D and E are seated around a circular table facing the center. Who is to the immediate right of B? A, B, C, D और E केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। B के ठीक दाएं कौन है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? D is in between A and E. D A और E के बीच में है। सेकंड कह रहा है कि C इज इन बिटवीन B एंड E, C B और E के बीच में है। अब आपको बताना है कि A B C D E में कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सर्कल खींचा और 5 लोगों को ऐसे बैठा दिया, सर्कल खींचा इस प्रकार से और 5 लोगों को ऐसे बैठा दिया, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब देखो जरा फर्स्ट में आ जाइए, क्या कह रहा है? D इज इन बिटवीन A एंड E। अब कहीं भी बैठा सकते हैं पूरे सर्कल में, जहां आपकी मर्जी हो। जैसे मैंने यहाँ पे D को बैठा दिया, तो आपने कहा A यहाँ हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे E हो सकता है और E आपका यहाँ पर भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट में तो केवल इतना ही दिया गया है कि D जो है वह A और E के बीच में है, तो केवल पहले से तो नहीं निकल पाएगा कि जो है B के दाएं कौन बैठा है, क्योंकि B अभी यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ होगा भी, यहाँ अगर होगा भी तो भी क्लियर नहीं होगा कि A और E, A होगा उसके दाएं कि E होगा, तो केवल पहले से तो बात नहीं बनी। दूसरा क्या कह रहा है, जरा दूसरे को भी इसमें बना लेते हैं। C इज इन बिटवीन B एंड E, C इज इन बिटवीन B एंड E। C जो है B और E के बीच में है। अब एक चीज देखिए, दोनों को जरा बनाते हैं यहां पे। अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग E की स्थिति यहां पर ले लेता हूं, A को मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? C B और E के बीच में C यहां पे आ जाएगा, B यहां पे आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग है, ये दोनों के अकॉर्डिंग एक स्थिति बनी है। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग एक स्थिति ये बनी है। एक स्थिति आप फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग और बना सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। ये 5 1 2 3 4 एंड 5। आपने कहा कि अगर D को तो मैंने यहीं पे रखा, अगर मैं E को यहाँ पे रख देता हूँ और A को यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। अब देखिए, मुझे बताना है कि इमीडिएट राइट ऑफ B के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखो तो B के ठीक दाएं कौन निकलेगा? A। इस कंडीशन में B के ठीक दाएं कौन निकलेगा? C। तो दोनों को मिलाकर के भी आपका आंसर नहीं निकल पा रहा कि B के ठीक दाएं कौन बैठा है। भाई एक कंडीशन में आपका B के ठीक दाएं A आ रहा है, एक कंडीशन में B के ठीक दाएं आपका C आ रहा है, तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है, ठीक है ना। दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। Who is sitting to the immediate right of Tanisha
among five friends sitting around a circle facing the center। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे 5 दोस्तों में तनीषा के ठीक दाएं कौन बैठा है। पहला कह रहा है, पहला आपका स्टेटमेंट है कि आयशा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड स्नेहा एंड राज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ स्नेहा। आयशा कनक और स्नेहा के ठीक बीच में बैठी है और राज स्नेहा के ठीक दाएं बैठा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि तनीषा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड राज एंड आयशा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कनक। तनीषा कनक और राज के ठीक बीच में बैठी है और आयशा कनक के ठीक दाएं बैठी है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे केवल फर्स्ट को लेके डायग्राम को बनाते हैं, केवल फर्स्ट को लेके अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे 5 लोग हैं, हमने इस प्रकार से यहाँ पे खींच दिया 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5, ठीक है ना। ए से ए हम लेंगे अनीशा के लिए, के लेंगे कनक के लिए, एस लेंगे स्नेहा के लिए, आर लेंगे राज के लिए और टी लेंगे तनीषा के लिए। क्लियर है, शॉर्टकट में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े नाम लिखने में बहुत जगह ज़्यादा लगेगी और उतनी जगह अपने पास है नहीं, जगह की भाई शॉर्टेज है, तो कोई बात नहीं शॉर्टकट कर लेते हैं। आजकल तो शॉर्टकट का वैसे भी समय चल रहा है, हर चीज़ को शॉर्टकट में पढ़ना है, तो नाम भी क्यों ना भाई टी से तनीषा हो जाएगा, के से कनक हो जाएगा। तो जरा देखो भाई क्या केवल पहले से आएगा क्या। तो आपने कहा आयशा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड स्नेहा। आपने कहा आयशा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड स्नेहा, तो फिर वही बात आती है सर कनक यहाँ हो सकती है तो स्नेहा यहाँ होगी, अगर स्नेहा यहाँ आ जाएगी तो कनक यहाँ पे आ जाएगी। अभी दोनों कंडीशन पॉसिबल है भाई। जब तक कोई स्थिति हमारे सामने क्लियर नहीं होती हम दिमाग में हर चीज को लेके चलते हैं, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट की यही खासियत, जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो तब तक आप अपने दिमाग में हर डायग्राम को बना के चलो कि हाँ यार ये पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग में हर एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, रीजनिंग तो एक थिंकिंग है भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये भी तो हम सोच सकते हैं। तो हर चीज को वहां पे सोच के चलना जब तक क्लियर आगे ना हो, ठीक है ना। और हमें अपने आप से कुछ क्लियर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में क्लियर जानकारी दी गई तो ठीक है, नहीं दी गई तो हमें जो है कुछ भी उसके बारे में नहीं कहना। कोई भी स्टेटमेंट आपको अपनी तरफ से उसके खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी। कहते हैं ना लोग बयानबाजी करने से बचें, तो आपको भी नहीं करना भैया। चूंकि यहां पर क्या है देखो, ऐसा है कि रीजनिंग फिर बुरा मान जाएगी, ठीक है, और अगर बुरा मान जाएगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है कुछ भी आपको अपनी तरफ से क्लियर नहीं करना जब तक आपके क्वेश्चन में आपको क्लियर जानकारी ना दी जाए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। तो आयशा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड स्नेहा एंड राज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ स्नेहा। अब देखो यहां से स्नेहा की स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राज जो है वह स्नेहा के ठीक दाएं बैठा है, राज स्नेहा के ठीक दाएं बैठा है। तो आपने कहा कि अगर मैं स्नेहा को यहां पर बैठाता हूं तो ठीक दाएं राज यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं स्नेहा को यहां बैठाता हूं तो ठीक दाएं राज को यहां पे होना चाहिए, और यहां पे पहले से आयशा बैठी हुई है। तो आपने कहा नहीं, अब ये क्लियर हो गया, अब ये क्लियर हो गया कि यहां पर स्नेहा होगी, यहां पर स्नेहा होगी, और यहां पे कनक होगी, और यहां पे राज होगा, और एक कौन बच गया भाई, एक बच गई तनीषा, तनीषा यहां पर होगी। तो क्या पूछा है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ तनीषा। तो इमीडिएट राइट ऑफ तनीषा कौन आएगा आपका, कनक। कौन आएगा, कनक। तो केवल पहले से तो आंसर निकल आया, केवल पहले से आंसर निकल आया। अब जरा सेकंड का प्रयोग करिए, जरा सेकंड के आधार पर डायग्राम जरा बनाइए। 5 लोग हैं, आपने इस प्रकार से एक सर्कल खींचा, 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। अब जरा आ जाइए सेकंड को बढ़िए। तनीषा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन कनक एंड राज, ठीक है। तनीषा इज सिटिंग बिटवीन कनक एंड राज, कनक एंड राज। तो फिर से वही बात आती है, कनक इधर और राज इधर भी जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड आयशा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कनक। अब देखिए जब आपका जो आयशा है वह कनक के ठीक दाएं बैठी है,
तो कनक क्या ठीक दायां यही तो होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आपका इमीडिएट राइट होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, ऐसा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि देखो सेकंड में कि जो है एंड ऐसा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कनक। तो अब कनक क्लियर हो गया कि यहीं पर होगी। अगर कनक यहाँ पे आ गया तो ऐसा यहाँ पे आनी चाहिए, जबकि यहाँ पहले से तनीषा बैठी हुई है। तो एक कौन बच गया इसमें, एक बच गया इसमें कौन भाई, आयशा हो गई, तनीषा हो गई, कनक हो गया, राज हो गया, एक कौन बच गया, एक बच गई स्नेहा। तो स्नेहा को यहाँ पे बैठा दीजिए, पांचवी लड़की स्नेहा है, ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि तनीषा के ठीक दाएं, तनीषा के ठीक दाएं कौन आएगा। तो आपने कहा तनीषा के ठीक दाएं आपकी कौन आ जाएगी, कनक आ जाएगी। तो यहां से भी आपकी कनक निकल आएगी। तो दोनों के दोनों अपने आप में अलग अलग आंसर देने में पर्याप्त हैं। केवल पहले से भी आप आंसर निकाल लेंगे, केवल दूसरे से भी आप आंसर निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। या तो आप फर्स्ट को लेके आंसर निकाल लीजिए, या तो आप सेकंड को केवल सेकंड को लेके आंसर निकाल लीजिए। दोनों अपने आप में अलग अलग पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा भाई। Among T, V, B, E and C, who is the third from the top when arranged in the descending order of their weights? T, V, B, E और C में से उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर शीर्ष से तीसरा कौन है। ठीक है ना, अब इनको आपको वजन के क्रम में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे भारी होगा, जो सबसे हैवी होगा, उसको ऊपर लिखेंगे सबसे, और इस प्रकार से चलेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है ना, ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर जो होगा सबसे भारी, उसके नीचे उससे कम भारी, और सबसे नीचे आएगा वो सबसे कम भारी। इस प्रकार से आप इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब देखते हैं भाई, यहां पे पूछा गया है कि शीर्ष से तीसरा कौन है, कब, जब इनको अवरोही क्रम में लगाया जाए, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, मतलब घटते क्रम में। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो जरा पहला पढ़िए क्या कह रहा है। B इज हैवियर देन T एंड C एंड इज लेस हैवियर देन V, हु इज नॉट द हैवीएस्ट। अगर मैं केवल फर्स्ट को लेके पूरा का पूरा अगर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना भाई, 5 लोग हैं, T है, V है, B है, E है और C है। तो पहले में दिया गया है कि B T और C से भारी है, B T और C से भारी है। तो भारी मतलब B उनसे बड़ा है, मतलब उसको हमने ऊपर रख दिया। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, B is heavier than T and C and is less heavier than B। ठीक है ना, और V से कम भारी है कौन, आपका B, V से कम भारी है। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि who is not the heaviest, जो सबसे भारी नहीं है कौन, V, V सबसे भारी नहीं है। तो फिर एक ही तो बचा इसमें कौन, आपका T हो गया, C हो गया, E बच गया। तो आपका जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा डायग्राम बन गया, लेकिन अभी T और C की स्थिति क्लियर नहीं हुई। सबसे भारी कौन, E, उसके बाद B, उसके बाद आपका B, लेकिन T और C की स्थिति क्लियर नहीं हुई। तो यहां पे कौन क्या पूछ रहा है कि उनके वजन के, अब भाई T और C जो है B से तो क्या है, कम भारी है। तो अगर मैं केवल सेकंड को लेता हूं, अगर मैं, तो ये तो मैंने केवल फर्स्ट को लेके डायग्राम बना दिया। अगर मैं अब केवल सेकंड को लेता हूं, तो केवल सेकंड में क्या दिया गया आपका, C इज हैवीएस्ट देन ओनली T, C केवल T से भारी है, C केवल T से भारी है, C केवल किससे भारी है, T से भारी है। तो केवल सेकंड के आधार पे, केवल दूसरे के आधार पे हम आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं केवल पहले को ले लूं, अगर मैं केवल पहले को ले लूं, तो आपको ये निकल आएगा कि शीर्ष से तीसरा कौन है, शीर्ष से तीसरा कौन है। तो सबसे भारी E, सेकंड में B, थर्ड में B। तो आपका केवल पहले से आंसर आ जाएगा, केवल पहले से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि B के तो नीचे ही T और C जाएंगे, T और C को हमको जरूरत भी नहीं आगे। ठीक है ना, क्योंकि तीसरा ही तो हमें बताना है। तो शीर्ष मतलब सबसे जो आपका पहला आएगा, उससे तीसरा कौन है, तो आपका B आएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल आपका पहला अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है आपका ए बी सी डी ई में, तो आपने कहा बी में। फर्स्ट इज एलॉन सफिशिएंट, ठीक है ना, फर्स्ट एलॉन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड एलॉन इज नॉट सफिशिएंट। पहला अकेले पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेले पर्याप्त नहीं है। तो क्लियर हुआ किस प्रकार से क्वेश्चन में करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। एमंग एम एंड डी पी एंड के हु अर्न्स मोर देन ओनली द लीस्ट अर्नर एमंग देम। एम एन डी पी और के में से कौन सबसे कम कमाने वाले से अधिक कमाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या दिया है, एन अर्न्स मोर देन एम एंड पी बट लेस देन ओनली डी। एन जो है एम और पी से अधिक कमाता है। मैं केवल फर्स्ट के आधार पे अभी आपका जो है डायग्राम बनाता हूं। 5 लोग हैं, एम एन डी पी और के, ठीक है ना, एम है, एन है, डी है, पी है और के है। तो फर्स्ट में दिया है कि एन एम और पी से अधिक, एन जो है एम और पी से अधिक, लेकिन केवल डी से कम कमाता है, केवल डी से। तो भैया देखो केवल डी से कम कमाता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्लियर क्या कह रहा है कि एन अर्न्स मोर देन एम एंड पी बट लेस देन ओनली डी, पर केवल वह डी से कम कमाता है तो के से भी अधिक कमाएगा, ठीक है ना। तो कौन सबसे कम कमाने वाले से अधिक कमाता है, तो ये जो है आपका के से भी अधिक कमाता है, लेकिन भाई ये एन केवल डी से कम कमाता है तो यह आपका के से भी ज्यादा कमाता है। एन जो है के से भी ज्यादा कमाता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि के को हम रखें कहां, एम और पी के बराबर में रखें कि एम पी के नीचे रखें, अभी क्लियर नहीं है। एम और पी की भी स्थिति क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बताना है कि जो सबसे कम कमाता है उससे अधिक कौन कमाता है, तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ। जरा सेकंड को ले लीजिए, जरा केवल सेकंड से जरा निकालिए, क्या आपका आंसर निकल आएगा क्या केवल अगर हम सेकंड का प्रयोग करते हैं तब। जरा केवल सेकंड से देखते हैं क्या आंसर आता है क्या। जरा देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि एम अर्न्स मोर देन पी हु अर्न्स लेस देन के। एम पी से अधिक कमाता है, सेकंड कह रहा है एम पी से अधिक कमाता है, ठीक है ना, और जो के से कम कमाता है, ठीक है ना, जो के से कम कमाता है। तो फिर वही बात आती है, के से कम कौन कमाता है, पी कमाता है। के से कौन कौन कमाता है, पी कमाता है। अब के और एम के बारे में कोई जानकारी आपको सेकंड में नहीं दी गई। अब अगर हम दोनों को मिला लेते हैं, अब अगर हम दोनों को मिला लेते हैं तो भी बात वही आएगी। देखो दोनों को मिला करके भी अगर हम डायग्राम बनाते हैं, दोनों को अगर हम मिला लें तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन आएगा, डी, डी के नीचे कौन आएगा, एन, एन के नीचे कौन आएगा आपका एम, एम के नीचे कौन आएगा आपका पी। अब के के लिए परेशानी हो जाएगी, के कहाँ बैठेगा, के एन के ऊपर तो नहीं जाएगा तो क्लियर है, लेकिन के जो है एम के बराबर है, क्योंकि के जो है वह एन से कम कमाता है, के एन से कम कमाता है, क्योंकि डी से एन से केवल एक ही लोग ज्यादा कमाते हैं और डी, लेकिन के की स्थिति क्लियर नहीं है, के एम के बराबर है कि के एम के नीचे बैठेगा, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं है। के और एम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी आपको दोनों स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो यहां से मुझे के की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए दोनों भी मिलकर के आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अब सेकंड में भाई उससे सबसे कम तो पी कमाता है, लेकिन पी से जो ज्यादा कमाता है उसका मुझे बताना, तो एम होगा कि के होगा ये क्लियर नहीं है, तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर सी आएगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना दूसरा जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। Who among P, Q, T, V and M is exactly in the middle when they are arranged in ascending order of their heights? P, Q, T, V और M में से कौन ठीक मध्य में है जब इन्हें उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम।
तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहले में क्या दिया गया, अब मैं केवल पहले को लेके पहले बनाता हूं। सबसे पहले मैं केवल फर्स्ट को लेके डायग्राम को बनाता हूं। 5 लोग हैं, कौन कौन है, एक P है, एक Q है, एक आपका T है, एक V है और एक 5वां है आपका M। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है V इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन M। V इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन M। B Q से लंबा है लेकिन M से छोटा है। क्लियर। तो फर्स्ट में तो केवल इतनी ही जानकारी दी गई है। अब देखो 2 व्यक्ति बच गए यहाँ पे, एक आपका P बचा, एक आपका T बचा। P और T के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई पहले में। ठीक है ना, तो उसको हम कहाँ रखें, ये हमें जो है फर्स्ट से जानकारी नहीं मिली, तो केवल पहले का प्रयोग करके हम आंसर नहीं निकाल सकते। जरा केवल सेकंड का प्रयोग कर लीजिए। जरा सेकंड को देखिए क्या दे रहा है। सेकंड कह रहा है T इज टॉलर देन Q, T इज टॉलर देन Q, टॉलर देन Q एंड M। T इज टॉलर देन Q एंड M बट शॉर्टर देन P, बट शॉर्टर देन P। T Q और M से लंबा है लेकिन P से क्या है, छोटा है। अब देखो यहां पर भी V के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ठीक है ना, V के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। Q और M की पोजीशन क्लियर नहीं है। ठीक है, कि Q को हम कहां रखें, बराबर में रखेंगे कि Q को नीचे रखें कि M को नीचे रखें। तो अब अगर दोनों को हम मिला लेते हैं, अगर दोनों को हम मिला लेते हैं तो फिर क्या होगा। देखो अब यहां से आपको ये पता है कि M के नीचे V के नीचे Q आएगा। यहां से क्लियर हो गया कि T कहां जाएगा, M के ऊपर जाएगा। तो यहां पे M के ऊपर T के ऊपर P। ठीक है ना, M के नीचे V के नीचे Q। तो दोनों को मिलाने पे पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा। दोनों को अगर मिला देते हैं तो यहां पे देखो दिया है, सेकंड में क्या दिया गया, T इज टॉलर देन Q एंड M। तो Q और M से जो है T बड़ा है। ठीक है ना, बट शॉर्टर देन P। और फर्स्ट में क्या दिया, B इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन M। तो दोनों को मिला के पूरा का पूरा डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब हर एक की स्थिति क्लियर हो गई। सबसे लंबा कौन, P, उससे लंबा कौन, T, उससे लंबा कौन, M, फिर उससे लंबा कौन आपका V, सबसे कम लंबा कौन है, Q। तो हमको तो आरोही क्रम में लगाना है ना। तो आरोही क्रम कैसे होगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा हाइट का, Q से P की तरफ। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तीसरे नंबर बताना है कि ना, कि एग्जैक्टली इन द मिडिल। अच्छा मिडिल में बताना है, तो मिडिल में कौन आ जाएगा, आपका M आएगा। ठीक है ना, मिडिल में कौन आएगा, आपका M ही तो आएगा। चाहे आप ऊपर से गिने डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, आपका M आएगा मिडिल में। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका निकल आया, आपका आंसर निकल आया कि आपको M मिल गया। तो दोनों को मिला करके आंसर निकला। तो दोनों के दोनों जो है मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका E आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। हु एमंग P, Q, R, S एंड T इज द लाइटेस्ट। P, Q, R, S और T में से कौन सबसे हल्का है। तो आपने कहा यहाँ पे दिया गया आपको 5 लोग, एक P है, एक Q है, R है, S है और T है। सबसे हल्का कौन है आपको बताना है। सबसे पहले फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। क्या केवल फर्स्ट से निकल आएगा। तो आपने कहा फर्स्ट में दिया R इज हैवियर देन Q एंड T, R इज हैवियर देन Q एंड T, ओके, Q एंड T बट लाइटर देन S। लेकिन S से क्या है, ये हल्का है। ठीक है, R, Q और T से भारी है लेकिन S से क्या है, हल्का है। हमने यहां बना दिया। अब जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं। केवल सेकंड की, चूंकि केवल फर्स्ट से तो बात नहीं बनी, चूंकि Q और T और एक जो P है, P के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं दी गई। Q और T की भी स्थिति क्लियर नहीं केवल फर्स्ट में। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं। S इज नॉट द हैवीएस्ट। S सबसे भारी नहीं है। अब आप जी बताइए, सबसे भारी नहीं है तो S के ऊपर कौन जाएगा। S सबसे भारी नहीं है तो P सबसे भारी होगा। P भाई अगर दोनों को मिला लेंगे, अगर हम दोनों को मिला लेंगे तो ही हमें क्लियर होगा कि P जो है वो S से भारी होगा। क्योंकि सेकंड में दिया है कि S सबसे भारी नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P जो है वो S से भारी होगा। S से कम भारी आपका R है, R के नीचे Q एंड T है।
अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि सबसे कम हल्का कौन है, ठीक है ना, कौन सबसे कम हल्का है। तो Q और T की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि सेकंड में भी Q और T के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड सफिशिएंट, ठीक है ना, दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपका सी आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, दोनों मिलकर भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अमंग ए बी सी डी ई एंड एफ हु इज द हैवीएस्ट, ए बी सी डी ई और एफ में से सबसे भारी कौन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, ए एंड डी आर हैवियर देन बी, ई एंड एफ सॉरी A and D are heavier than B, E and F, but none of them is the heaviest. A और D, B, E और F से भारी है, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो जरा फर्स्ट के आधार पे इसके डायग्राम को बनाते हैं। आपने कहा 5 लोग हैं, A, B, C, D, E, उसमें दिया है कि A and D heavier than B एंड E एंड F, लेकिन अब देखो कितने लोग हैं, 3 3 6 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो एक जो बच गया, कौन बच गया, देखो इसमें C बच गया, तो C इन सबसे भारी होगा, इतना क्लियर हो गया, C इनमें से सबसे भारी होगा। क्योंकि यहां पर दे रहा है ना कि ये जो चारों दिए गए हैं, ये जो 5 लोग दिए गए हैं, ये सबसे भारी, इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो सबसे भारी कौन निकल गया या सी, क्योंकि एक ही बंदा बचा सी, तो पहले से तो निकल आया, केवल हमें पहले से निकल आया कि सबसे भारी कौन आएगा, सी। जरा सेकंड की बात कर लीजिए, क्या केवल सेकंड अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है। सेकंड की जरा बात करते हैं, ए इज हैवियर देन डी, ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। ए डी से भारी है लेकिन सी से हल्का है। 3 लोग तो आ गए, अब 3 लोग अभी बचे, कौन कौन, एक आपका बी बचा, एक आपका ई बचा और एक आपका एफ बचा। इन तीनों के बारे में कोई भी जानकारी सेकंड में नहीं दी गई, इसलिए सेकंड अकेले जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इन तीनों को कहां बैठा है, नीचे बैठा है कि सबसे ऊपर बैठा है, इसके बारे में कोई जानकारी सेकंड में नहीं दी गई। लेकिन केवल फर्स्ट से आपका आंसर आ गया कि सबसे भारी कौन है, सी। तो केवल पहला अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और आपका दूसरा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है, तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। मदन इज टॉलर देन कमल एंड शरद इज यंगर देन अरविंद, हु अमंग देम इज द यंगेस्ट। मदन कमल से लंबा है और शरद कमल से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब देखो, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में कंडीशन दी गई उसको जरा बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि मदन इज टॉलर देन कमल, मदन कमल से लंबा है। हमने यहाँ पे मदन लिखो, मदन को लिखा, मदन कमल से लंबा है, ठीक है, मदन कमल से क्या है, लंबा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आगे उसी में एक कंडीशन और दी गई है, एक कंडीशन और दी गई है कि शरद इज यंगर देन अरविंद, शरद जो है अरविंद से छोटा है, शरद जो है अरविंद से छोटा। एक और कंडीशन दी गई है, अरविंद, अरविंद बड़ा है किससे, आपका शरद से, किससे, शरद से। ये 2 कंडीशन आपके क्वेश्चन में दी गई है। अब इसमें पूछा है कि उनमें सबसे छोटा कौन है। अब जरा फर्स्ट को ले लीजिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है, शरद इज यंगर देन मदन, शरद मदन से छोटा है, शरद मदन से छोटा है। अगर मैं फर्स्ट को लेता हूं, अगर मैं केवल फर्स्ट को लेता हूं तो आपने कहा शरद मदन से छोटा है, शरद मदन से छोटा है। तो आप मुझे बताओ कि अब मैं अरविंद और कमल की क्या पोजीशन क्लियर कर पाऊंगा, नहीं। अगर यहाँ पे आप मैं कमल को कहाँ रखूं, शरद के बराबर में, शरद के नीचे, कोई क्लियर नहीं है। तो केवल पहला अकेला आंसर देने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं।
जरा सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, अरविंद इज यंगर देन कमल, अरविंद कमल से छोटा है। अब देखो, अगर मैं केवल सेकंड को लेता हूं और अरविंद को कमल के नीचे रख दूं तो कमल के ऊपर कौन है, मदन, मदन के नीचे कौन है, कमल। ये तो पहले से आपको कंडीशन दी गई है ना। और अरविंद को मैंने कहां रख दिया, अरविंद जो है कमल से छोटा है तो शरद आपका सबसे छोटा हो जाएगा, शरद आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो केवल दूसरे से आपका आंसर निकल आएगा, केवल दूसरे का प्रयोग करके आप आंसर अपना निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड एलॉन इज सफिशियंट वाइल फर्स्ट एलॉन इज नॉट सफिशियंट, दूसरा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। Among 5 friends who is the tallest, 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 मित्र आपको बताए गए हैं, सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। तो पहला क्या दिया गया है, सबसे पहले हम पहली कंडीशन जरा बनाते हैं पहले स्टेटमेंट के आधार पे। डी इज टॉलर देन ए एंड सी, डी ए और सी से लंबा है, अच्छी बात है, डी ए और सी से लंबा है। तो भैया देखो दो मित्र बचे, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई अभी फर्स्ट में, तो केवल पहले का प्रयोग करके आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब जरा हम केवल सेकंड की बात कर लेते हैं, केवल और केवल जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, जरा करिए भाई। बी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, बी ई से छोटा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, लेकिन डी से लंबा है। अब देखिए यहां पे हमको बताना कि पांचों में सबसे लंबा कौन है। अब अगर मैं दोनों को मिला भी देता हूं, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो B जो है वह D से लंबा है, B जो है वह D से लंबा है और E जो है वह B से लंबा है, D जो है वह A और C से लंबा है, D जो है वह A और C से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है आपका E, सबसे लंबा कौन है आपका E। दो A और C की स्थिति क्लियर नहीं तो मत रहने दीजिए, क्योंकि वो तो अब नीचे ही बैठेंगे, सबसे छोटे ही होंगे। सबसे छोटा कौन अगर पूछा जाता तो आंसर नहीं निकल पाता, क्यों, क्योंकि A और C में कौन नीचे जाएगा अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे लंबा कौन है आपका E, ये क्लियर है। तो दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो आंसर आपका E आएगा। दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर क्या जाएगा आपका E आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। मनोज, प्रभाकर, आकाश एंड कमल आर 4 फ्रेंड्स हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट। मनोज, प्रभाकर, आकाश और कमल 4 मित्र हैं, उनमें से सबसे भारी कौन है। तो देखिए सबसे पहला आप पहली कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के आधार पर कंडीशन को बनाते हैं। 4 मित्र है, मनोज है, प्रभाकर है, आकाश और कमल, इनमें सबसे जो है भारी कौन है आपको बताना। पहला क्या कह रहा है, प्रभाकर इज हैवियर देन मनोज एंड कमल बट लाइटर देन आकाश। देखो पी से प्रभाकर ले लेते हैं, प्रभाकर। अब यहां पे कह रहा है कि प्रभाकर इज हैवियर देन मनोज एंड कमल, मनोज एंड कमल, ओके, मनोज एंड कमल बट लाइटर देन आकाश, बट लाइटर देन आकाश। तो केवल फर्स्ट से निकला है सबसे हैवियर कौन है आपका आकाश। 4 ही मित्र तो हैं, मनोज है, प्रभाकर है, आकाश है और कमल है। तो प्रभाकर मनोज और कमल से भारी है लेकिन आकाश से हल्का, तो सबसे भारी कौन हो गया, आकाश हो गया। तो केवल पहले से आपका आंसर निकल आया, केवल पहले से तो आंसर निकल आया। अब जरा बात करते हैं केवल सेकंड की, अब जरा बात करते हैं केवल और केवल सेकंड की, जरा बात कर लीजिए। मनोज इज लाइटर देन प्रभाकर एंड आकाश, मनोज इज लाइटर देन प्रभाकर एंड आकाश। मनोज प्रभाकर और आकाश से हल्का है, प्रभाकर और आकाश से कौन है, हल्का है। प्रभाकर और आकाश से हल्का है कौन आपका मनोज, प्रभाकर और आकाश से आपका हल्का है मनोज।
और क्या कह रहा है, मनोज इज लाइटर देन प्रभाकर एंड आकाश बट हैवियर देन कमल, लेकिन कमल से भारी है, लेकिन कमल से भारी है। अब देखो भैया, अब सबसे भारी में प्रभाकर और आकाश में कौन आएगा ये क्लियर नहीं है, चूंकि सेकंड में प्रभाकर और आकाश की स्थिति के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। भाई ये तो क्लियर है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो सेकंड है वो अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा कि फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशियंट। पहला अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त, जबकि दूसरा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए। ऑन टीवी चैनल 4 सीरियल ए बी सी एंड डी वर स्क्रीन one on each day on 4 consecutive days but not necessarily in that order. On which day was the serial C screened? एक टीवी चैनल पर 4 धारावाहिक ए बी सी और डी दिखाए गए, प्रत्येक दिन एक लगातार 4 दिनों पर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। धारावाहिक सी किस दिन प्रदर्शित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है? अब जब सबसे पहले हम फर्स्ट को जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि जो है द फर्स्ट सीरियल वाज स्क्रीन ऑन 23rd ट्यूसडे एंड वाज फॉलोड बाय सीरियल डी। पहला धारावाहिक 23 मंगलवार को प्रदर्शित किया गया था और इसके बाद धारावाहिक डी प्रदर्शित किया गया था। तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट को लेके चलूं, अगर मैं केवल फर्स्ट को लेके चलूं तो पहला धारावाहिक कब प्रदर्शित किया गया? भाई अब ये 4 धारावाहिक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट की बात करता हूं तो ये 23 को किया गया और इस दिन था ट्यूसडे। तो भैया देखो, सेकंड कब किया जाएगा? 24 को, अर्थात ये दिन होगा आपका वेडनेसडे। थर्ड कब किया जाएगा? 25 को, ये दिन कौन सा होगा आपका? थर्सडे। और फिफ्थ कब किया जाएगा? 26 को, और ये दिन कब होगा? ये क्या होगा आपका? फ्राइडे। क्योंकि पहला धारावाहिक कब से स्टार्ट हुआ? 23 ट्यूसडे से, और लगातार जो है आपके प्रवाहित किए जाने हैं ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे आपका जो है जब प्रदर्शित किए जाने हैं, तो जब पहला 23 को, दूसरा 24, 25, 26, ये तो क्लियर हो गया। अब जरा पहले में देखिए, क्या पहला धारावाहिक 23 मंगलवार को प्रदर्शित किया गया था, उसके बाद धारावाहिक डी प्रदर्शित किया गया था। तो यहां पर देखो, यहां मुझे एक क्लियर जानकारी दी गई कि वेडनेसडे को डी आएगा, वेडनेसडे को डी आएगा, लेकिन और फर्स्ट में ए बी और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब जरा हम सेकंड को जरा ले लेते हैं, इसी में जरा सेकंड को ले लेते हैं। क्या सेकंड में क्लियर जानकारी दी गई है क्या? ठीक है ना। अब जरा हम सेकंड को भी ले लेते हैं, क्या सेकंड में कोई जानकारी दी गई है? आपने कहा सेकंड में जानकारी क्या दी गई है? सेकंड कह रहा है कि सीरियल ए वॉज नॉट स्क्रीन्ड ऑन 25th। जो है, जो ए है वह 25th को नहीं किया गया, अच्छी बात है। 26 या 23 में किसी दिन किया गया होगा। फिर क्या कह रहा है? एंड 1 सीरियल वॉज स्क्रीन बिटवीन सीरियल ए एंड बी। अब देखिए, अगर मैं ए को यहां पर लेके चलता हूं तो फिर मैं बी को यहां कहीं नहीं बैठा पाऊंगा, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी डी पहले से बैठा है। तो आपने कहा एक काम करिए, आप ए को ट्यूसडे को जो है प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? बी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे बी नहीं, बी ऊपर आएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में एक ही धारावाहिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। तो सी किस दिन आपका जो है आएगा धारावाहिक? तो वो आ जाएगा आपका फ्राइडे 26 तारीख, फ्राइडे 26 तारीख को आ जाएगा। तो दोनों को मिला करके आपका आंसर आ गया, दोनों को मिला के आपका आंसर आ गया। तो दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये 5वां आंसर आएगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा होगा, जो 5वां है आपका ई, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर आएगा। ठीक है ना, जो 5वां है आपका ई, ये सही आंसर आएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट। ठीक है ना, दोनों मिल करके आंसर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
तो इस प्रकार से जो है आप डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।